स्टार्ट करोगे चलिए। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, रेशियो लॉगरिथम और इसमें एक और है इंडाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियोज की। रेशियो क्या होता है? रेशियो, मैं अगर आपसे पूछूं बेटा रेशियो क्या होता है बता सकते हो? प्रोपोर्शन अलग चीज है, रेशियो। रेशियो बेसिकली दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन ऐसे होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी जब हम दो डिजिट्स को डिवाइड करते हैं तो वो जहाँ लास्ट तक डिवाइड हो सकता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कंपैरिजन। बेसिकली क्या है कंपैरिजन। जैसे कि इसको लिख भी देते हैं, कहते हैं अ रेशियो इज अ कंपैरिजन 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 ऑफ द ऑफ द साइज। आप लोगों के पास नोटबुक वगैरह है? लिख लो सारी चीज़ें। ठीक है, साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। आपके पास नहीं होगा क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। ठीक है, अब देखो रेशियो बेसिकली क्या होता है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और वो क्या होनी चाहिए, सेम काइंड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक का वेट ले रहा हूँ तो दूसरे का भी वेट ही लेना पड़ेगा। मान लो मेरे को दो लोगों के बीच में वेट का कंपैरिजन करना है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों का वेट ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट चीज़ समझ में कंपैरिजन होता है और सेम काइंड। ऐसा नहीं कि एक की हाइट ले रहे हैं और दूसरे का वेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसी में सेकेंड बात कहता है, ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड कहता है if A and B are two quantities are two quantities of same kind of the same kind, और एक और चीज देता है इन सेम यूनिट। अब सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर फर्स्ट का मतलब एक पर्सन का वेट केजी में है तो दूसरे का भी केजी में होना चाहिए। ये नहीं कि एक का केजी में ले रहे हो दूसरे का ग्राम में ले रहे हो, या फिर हाइट का कंपैरिजन कर रहे हो, एक का तुम सेंटीमीटर में हाइट ले रहे हो दूसरों की इंचेस या फीट में ले रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का सेम यूनिट भी होनी चाहिए। ठीक है, सेम यूनिट। देन द फ्रैक्शन fraction the fraction A upon B is called the ratio। इसी को क्या कहा जाता है, रेशियो कहा जाता है। और इसको लिखते कैसे हैं, रेशियो ऑफ A एंड B। it is written as A रेशियो B, लिखा जाता है रेशियो को A रेशियो B में। अब थर्ड लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई, कहते हैं द क्वांटिटीज A and B are called the terms of the ratio क्या कहा जाता है, इनको टर्म्स कहा जाता है। बट इसमें जो फर्स्ट टर्म है क्या है, फर्स्ट यानी कि ए इज कॉल्ड, या तो इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, या फिर और इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं,
एंटीसिडेंट क्या कहा जाता है? क्या करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंटीसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट जो नंबर होता है मतलब जो हमारा रेशियो है, अरे बताता हूँ चलो इसको, एंटीसिडेंट एंड बी इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, या तो इसको सेकेंड टर्म कहा जाता है और इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। क्या कहा जाता है? कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 5:7 लिखा हुआ है, तो इसमें जो 5 है ये मेरे पास क्या कहलाएगा? एंटीसिडेंट, और इसमें जो 7 है ये मेरे पास क्या कहलाएगा? कॉन्सिक्वेंट। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं? मान लो आपको क्वेश्चन देगा कुछ इस तरह से, द रेशियो ऑफ two quantities is 3:4। ठीक है, क्वांटिटीज क्या है? 3:4 if the antecedent is 15, antecedent is 15, then कॉन्सिक्वेंट कितना होगा? कॉन्सिक्वेंट इज क्या होगा? कॉन्सिक्वेंट ऑप्शन दे दो, ए 16, बी 60, सी 22 और डी 20। बताओ कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? देखो क्या कहते हैं, हमारे पास 3:4 है, 20 परफेक्ट। ठीक है, अब कैसे हुआ 20 ये भी बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास 3:4 है ना, तो उसकी जो 3 हमने बेसिकली, देखो क्या होता है रेशो, एक बार थोड़ा सा और समझते हैं, है ना। मान लो आपके पास है 25 और 75, 25 और 75। अब मैं इसको किस पे काट सकता हूँ? देखो दोनों ही 25 पे कट जाएंगे, 25 पे ये 1 पे कट जाएगा और ये 3 पे कट जाएगा, तो यानी कि इनका जो कॉमन पार्ट है वो मैंने हटा दिया, कॉमन पार्ट भी तो डिवाइड किया है, तो जो बचता है वो मेरे पास क्या बचता है? रेशो बचता है। अब मैं जानना चाहता हूँ 1 की रियल वैल्यू क्या थी? 1 की रियल वैल्यू तो 25 थी और 3 की रियल वैल्यू क्या थी? वो 75 थी, है ना। तो वो कैसे पता लगा मेरे को? जो मेरे पास नंबर है उसको 25 से और 25 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये जो कॉमन पार्ट मैंने हटाया उसको मल्टीप्लाई करके मुझे पता चला, राइट। तो अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है 3:4 है और उसका जो एंटीसिडेंट यानी कि जो पहला नंबर था वो कितना है था? 15। तो बताओ इसका कॉन्सिक्वेंट यानी कि नीचे वाला या डिनोमिनेटर जो था वो कितना होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 3 से 15 पे आ रहा है तो यानी कि 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा 15 बनाने के लिए? 5 से। तो मेरे को नीचे वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 5 से हो गई। तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? परफेक्ट, आगे बढ़े। ठीक है, इनके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ रेशियोज के फीचर्स होते हैं जो मतलब हमें चीज़ें, बात है जो हमें याद रखनी है, छोटी छोटी सी चीज़ें। कहते हैं फर्स्ट फीचर्स ऑफ रेशियो। क्या है भाई ये फीचर्स ऑफ रेशियो? कहते हैं फर्स्ट, कहते हैं बोथ terms of a ratio can be multiply or divide by the same non-zero number
usually usually a ratio is expressed in lowest term, in lowest फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। सही बेटा, समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहा है कि जो भी आपके पास रेशो है उसको आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, वो हमेशा सेम ही रहेगा। और जो रेशियोज है उसको हमेशा ही क्या है, लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, हमेशा लोएस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास 3/5 है और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने से, मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो मेरे पास हो जाएगा 30/50, यानी कि 3:5 ही है ये, है ना। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 15 और ये 25, पर एक्चुअल रेशो क्या है, वो 3:5 ही है। और मैंने क्या कहा, हमेशा लिखा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसमें लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी हो जाएगी, 3/5, ये मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। बात समझ में? सेकेंड चीज क्या कहते हैं बेटा, सेकेंड कहता है द रेशो, द ऑर्डर ऑफ द रेशो इज इंपॉर्टेंट। अब रेशो का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे ये मैंने 3/5 लिखा है ना, क्या वो इक्वल होगा कभी भी 5/3 के, कभी नहीं होगा भाई। 3/5 का मतलब 0.6 है ना, 0.6 पे कट जाएगा, और 5/3 का मतलब कितना हो जाएगा 1.66, तो दोनों में डिफरेंस है ना भाई। फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड करना ही तो होता है। तो बेसिकली अगर 3 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.6, पर अगर 5 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1.666, वही कांस्टेंट चलता रहेगा, है ना। तो यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो हमें पता लगा ऑर्डर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या कहता है भाई, थर्ड कहता है रेशो एग्जिस्ट बिटवीन, रेशो exists between quantities of the quantities of the same kind, ये तो हमने पहले भी सेम काइंड होना चाहिए, एंड सेम यूनिट भी होनी चाहिए, सेम यूनिट्स भी होनी चाहिए, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे बताओ, एक तो मेरे पास 4 kg है एंड और मेरे पास है 750 ग्राम्स, तो इनका कंपैरिजन करो, तो इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, है ना। तो मुझे इनका कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर मैं बोलता भाई एक की हाइट जो है वो 176 सेंटीमीटर है, 70 मीटर नहीं, सेंटीमीटर है, और दूसरे का जो वेट है वो 70 kg है। क्या इसको कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का अलग अलग यूनिट्स ही है, यूनिट भी नहीं मतलब ये अलग अलग स्केल्स अलग अलग हो गए, है ना, तो इनको भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? तो इसी बात पे तो कहते हैं दुनिया में हर एक इंसान अलग अलग वे का होता है, हर एक इंसान को हम कंपेयर दूसरे से नहीं कर सकते। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इन पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं मेरे बच्चों, इस पे क्वेश्चन आएगा, देखो कहता है फाइंड द रेशो, ये आप दोनों को भी निकालना है, ठीक है बेटा, बिटवीन रहीम निशिका, आप दोनों को भी निकालना है, ठीक है। 250 grams एंड 5 kg, चलो जल्दी से बताओ कितना होगा, 250 ग्राम एंड 5 kg। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, आपको ये बात पता है, मैथ्स में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो जब आप नेक्स्ट क्लास से लाओगे तो कैलकुलेटर साथ में लाया करो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर हमें क्या करनी है, अपनी हैबिट बनानी है, ठीक है। चलो
कैसे करेंगे कंपैरिजन, बताओ इसका आंसर। बिल्कुल। तो ग्राम्स को कन्वर्ट करोगे या केजी, देखो हमेशा याद रखना। हाँ, देखो एक चीज़ बताता हूँ, खैर ये मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, पर फिर भी मैं जस्ट एक रेफरेंस बता रहा हूँ। जब भी आप लार्ज यूनिट से स्मॉलेस्ट पे जाओगे, स्मॉलेस्ट यूनिट पे जाओगे, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। बट जब भी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्ज में जाओगे, लार्ज यूनिट, तो हमेशा डिवाइड करोगे। 1:2 कैसे आएगा मेरे बच्चे? नहीं, 1:2 तो नहीं आएगा। 1:20 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो चेक करो। हाँ 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 हाँ, ये बात। अरे बेटा तुम सुन रहा है? इसका कितना आएगा बेटा बताओ। देखो, हाँ तो रेशो के लिए ग्राम टू ग्राम में 250 ऊपर कर देते हैं। हाँ, और 5 kg को, चलो अच्छा आप अपने आप करो पहले निष्का, जल्दी से करो। हाँ हाँ, नो इशू। कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। रहते कहाँ हो तुम बता? अपना रहते हो कश्मीर में? अभी यहाँ पे कहाँ पे हो आप इस टाइम? अच्छा, परसों आए। कश्मीर में कहाँ पे? श्रीनगर में? अरे यार, तुम तो बहुत प्राइम लोकेशन पे रहते हो तुम कश्मीर की, आप कहाँ रहते हो तो? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तुम्हारा रेफरेंस दिया करेंगे जब भी हम कश्मीर जाएंगे। 120 नहीं बेटा, देखो सबसे पहले ये 5 kg है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। देखो, बिल्कुल परफेक्ट, 5 kg है। मुझे इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा। राइट राइट, ये कट जाएगा, है ना? और 5 से 25 5 पे कट जाएगा, और 5 से 100 जो है वो 20 पे कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया 1:20। ये मेरे पास आंसर आया। बात समझ में आई? एक और दो क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है भाई आपके पास, 55 seconds एंड 12 मिनट, कन्वर्ट करो। आप भी पहुंच जाओ। यासिन भाई से कहना कि एक पेज और एक पेन दे दें आपको। पेन है तो पेज लेके आओ। हाँ जी,
144:11 नहीं, इसका जस्ट अपोजिट होगा बेटा, क्योंकि 55 सेकेंड ऊपर लिखा जाएगा। हाँ जी बेटा, 1:11, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया। कितना आ रहा है बेटा? 11:44, 44 या 144? चलो चेक करते हैं। ठीक है, हाँ कोई भी रजिस्टर ये लो और उसको आराम से लिख के करो, जो भी क्वेश्चन तो करते हो कर ही करते हैं ना। हाँ भाई, 55 ऊपर लिख दिया आपने, और 12। अच्छा अच्छा अच्छा, करो करो करो, पहले करो। ठीक है, परफेक्ट। हाँ अब देखो, हाँ हाँ, आपने वैल्यू ऊपर नीचे, ये आपने नीचे कर दिया था, ये ऊपर कर दिया था ना। ठीक है, तो देखो 12 मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 12 मिनट में कितने होंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चेक करो, ये 55 और 60 जो है किस पे कट जाएगा? 5 के टेबल में कट जाएगा। 5 के टेबल में ये 11 पे कट जाएगा और ये 12 पे कट जाएगा, राइट। तो ऊपर तो 11 हो गया और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आता है। तो यानी कि 11:144 आपके पास आंसर आ गया। समझ में आई बात? कैसे कंपेयर करते हैं? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ने से पहले, जैसे ये हमने थर्ड पॉइंट लिखा था, इसी का फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट आपको कहता है कि टू कंपेयर two ratios convert them into equivalent like fraction। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। अब देखो, ये जो वर्ड लिखा है ना, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है? पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पता है क्या होता है इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन? नहीं 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 नहीं, नहीं पता। रहीम, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन तो याद होगा आपको, लाइक फ्रैक्शन। निशिका याद है बेटा? बिल्कुल परफेक्ट, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मान लो मेरे पास है 3/5, 7/5, है ना, 2/5। तो ये तीनों के तीनों मेरे क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। और अगर मेरे पास है 3/5, 7/8, 9/10, तो ये मेरे पास क्या कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अगर किसी भी दो रेशियोज को कंपेयर करना है तो उनको मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शन। थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन है 3:4 एंड 5:6। 5:6। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन सा रेशियो बड़ा है, तो देखो, लाइक फ्रैक्शन बेसिकली ये जो लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 3/4, है ना, और इसको हम लिख सकते हैं 5/6। क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है? पर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे सबसे पहले इनको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करूं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, देखो 3/4 को जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दिया। और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है उसको मैं फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 6×3=18/24, है ना, और ये जगह 5×4=20/24। तो अब मैं इसमें बता सकता हूँ कौन सा बड़ा है और कौन सा
छोटा है, तो यानी कि 18/24 इज लेस देन 20/24। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास पता लग जाएगा भाई 3/4 जो है वो छोटा है 5/6 से। बात समझ में आई? कह रहे आपका नाम क्या बेटा? अदनान, सॉरी भूल जाता हूँ नाम ठीक है, अदनान समझ में आया बेटा? निशिका और रहीम समझ में आया बेटा? ओके ओके, ठीक है। ये वाला लिखो, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये पूरा ही लिख लो बेटा, यहाँ से पूरा लिख लो। फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ज़रा मेरे को कंपेयर करके दिखाना थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। रहीम और निशिका, आप लोगों को इक्वेशन की वो भी भेजना है ना मेरे को, मैं भूल गया था लास्ट क्लास में, है ना? हाँ मैं अभी भेज दूंगा, ठीक है। दो आगे क्वेश्चन तो ठीक है, तो कंपेयर which of the following is greater, ठीक है। तो आपके पास है 9/12, 9/13 एंड 7/9। चलो पहले इसी को कंपेयर करो। वैसे इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा, मतलब वो इस इन वालों में तो काम कर जाएगा। 7/9 बढ़ा रहा है यार, तूने कैसे किया? हाँ 7/9 इज ग्रेटर देन 9/, है ना? ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, समझ आई बात? अब देखो, वैसे इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप अपना कैलकुलेटर दो, ठीक है, आप 9/13 कर दो, कितना आ रहा है? 0.69, ठीक है। उसके बाद 7/9 कर दो, आपके पास आ जाएगा। मेरा कैलकुलेटर कर लेना है तो एक बार चेक कर लो। देखो, इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 0.69,
इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है बताओ? 7/9 को 0.7, तो मेरे को सीधा ही पता लग रहा है कि ये बड़ा है ना। तो मतलब इनको तो डायरेक्ट भी पता किया जा सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें ये सारा रूल ही लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना हमें पहले फ्रैक्शन बनाना पड़ता है, तो वो फ्रैक्शन बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से देता, मान लो ये अभी तो सीधा सीधा था कि ये आपको गिवन है, मैं आपको बोलता बेटा आपके पास है 2 1/3 रेशो 3 1/3 एंड, और ये है 3.6 रेशो 4.8। अब इसको कैसे कंपेयर करते हैं, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होता है ना, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, बताता हूँ। हाँ, पहले दोनों के ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, रेशोज में, हाँ नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले कितना आएगा, 3 2 6 + 1 7/3 रेशो, ये हो जाएगा 10/3, है ना। तो बेसिकली ये जो फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 7/10, बेसिकली लिख सकता हूँ 7/10। और इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मेरे बच्चे 36/10 रेशो 48/10, है ना। 10 बेसिकली खत्म हो जाएगा, और ये दोनों ही 12 के टेबल में कट जाएंगे, 12 3 12 4, तो ये मेरे पास आ गया 3/4। उसके बाद डायरेक्ट इनको डिवाइड करके देख लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, है ना। आगे बढ़े क्या? ओके, नेक्स्ट आपको कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा क्वेश्चन है कि अ वर्कर produces 5 units in 1 hour. How many units will be produced in 7 hours? बता सकते हो क्या कितना? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, सिंपल सी बात है भाई। 1 घंटे में अगर 5 यूनिट बन रही है तो 7 घंटे में 35 बनेगी। अच्छा, इससे एक चीज समझो, यस बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, इससे एक चीज समझो, बात को समझने की कोशिश करना। अगर मुझे किसी भी चीज की यूनिट की वैल्यू पता लग जाए तो मैं जितनी मर्जी निकाल सकता हूँ, कहने का मतलब सही है? आप समझे नहीं समझे? अगर मुझे यूनिट की वैल्यू पता लग जाए तो मैं जितनी मर्जी वैल्यू निकाल सकता हूँ, जितने मर्जी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। जैसे मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट ही बता था कि हाँ 1 घंटे में 5 यूनिट बन रही है, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया हाँ भाई 7 घंटे में कितनी बनेगी, 35 यूनिट बनेगी। तो इसी तरह से अगर मैं आपको बोलता क्वेश्चन में, कहता इफ अ वर्कर produces 10 units in 8 hours, how many units will be produced in 40 hours? क्या बता सकते हो? अगर मैं कह रहा हूं कि 10 यूनिट जो है 8 घंटे में बन रही है, तो 40 घंटे में कितनी यूनिट बनेगी? तो अगेन सेम क्या करेंगे, हम यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। अगर कह रहा है 8 घंटे में 10 यूनिट बन रही है, तो 1 घंटे में कितनी बनेगी, 1 आवर में कितनी बनेगी? 10/8, राइट। 1 घंटे में निकल गया तो 40 घंटे में भी निकाल सकता है। 40 आवर्स इज इक्वल्स टू 10/8, 1 घंटे की वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, ये कट जाएगा 5 पे, तो हमारे पास रहेगा 50। बाकी अपने मेथड तुम लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जरूर यही करना है। ठीक, बात समझ में आई? ये तो इजी था इसलिए डायरेक्ट पता लग गया, पर 1 यूनिट अगर हम निकाल लिया तो किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है।
इसको लिख लो। फिर आगे एक और चीज समझाता हूँ। कोई बात नहीं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा वैसे, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, पीडीएफ में दे दूँगा। तो सिर्फ आप अभी क्वेश्चन क्वेश्चन ही कर लेना, तो चाहे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। हम्म, हम्म। हाँ बिल्कुल 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 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, कि यहाँ पे आपको सेम ही तो होगा। तब आप क्या करो, यूनिट में कन्वर्ट करो। मान लो कि यही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हो, 8 आवर्स होता ना, अब कहते थे कि भाई 50 यूनिट्स कितने आवर्स में बनेंगी, 50 यूनिट्स कितने आवर्स में बनेंगी, है ना। तो मुझे यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है भाई। 10 यूनिट्स जो है वो 8 आवर्स में है ना, तो 1 यूनिट कितने आवर्स में बनेगी, 8/10 में। तो 50 यूनिट कितने में बनेगी, 8/10 इंटू 50, राइट। तो ये 5 पे कट जाता और मेरे पास हो जाता 40 आवर्स में बनेगी। समझ में आई रही बेटा। बिल्कुल सेम यही मेथड, बिल्कुल सेम यही मेथड, बिल्कुल सेम, कुछ और नहीं करना। 45 ना, तो जैसे मान लो 6 कह रहे हो ना आप, 6 आवर्स में 10 यूनिट हो रही है, तो फिर 6 आवर्स में तो कुछ नहीं, आप यहाँ ये मेरे पास आ चुका है ना 1 आवर का, तो ये हो गया 1 आवर में मेरे पास 10/8 बन लिया है। तो 6 आवर्स में 10/8 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कट कर दो भाई, ये कट जाएगा 3 पे, ये 4 पे, फिर ये कट जाएगा 5 पे और ये कट जाएगा 2 पे। तो 5 3 ज़ा 15/2 कितनी यूनिट्स बन रही है बस, मतलब 7.5। बिल्कुल सेम करना है, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, लिखिए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता, एक क्वेश्चन से समझते हैं जरा, मैं कहता रौनक जो है, रौनक्स weight is 56.7 kg। रौनक्स वेट कितना है, 56.7। इफ he reduces his weight in the ratio 7:6, किस में कन्वर्ट किया है, 7:6। फाइंड हिज न्यू वेट, इसका नया वेट बताना है, ठीक है। अब देखो, इसको करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली यही करना। 56 कितना था, नया हमें नहीं पता, x मान लेते हैं, और इसने इसको किस में कन्वर्ट किया है, 7:6 में कन्वर्ट किया है ना। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 56.7 इंटू 6 इज इक्वल टू 7/7 इंटू एक्स। और x को तो सॉल्व कर नहीं सकते, x को यहीं छोड़ देते हैं, तो ये जगह 56.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7, और फिर इसको सॉल्व कर दूँ, तो ये 8 पे कट जाएगा और ये 0.1 पे। अब इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 48.6 आ जाएगा 6 के जी। तो उसका नया वेट कितना हो गया, 48.6 के जी। बात समझ में आई। इसको बेसिकली हम अगर फॉर्मूले में चाहें, फॉर्मूले ड्राइव करना चाहें तो फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, कि अगर आपको न्यू क्वांटिटी चाहिए, या इसको मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन तो ज़्यादा रहेगी। मान लो हमारे पास 5th नंबर पे है, कहता है इफ
ए क्वांटिटी, ए क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी increase or decrease, decreases, increases or decreases in the ratio, in the ratio A रेशो B। कोई भी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है ए रेशो बी में, और मुझे न्यू क्वांटिटी बतानी है, न्यू क्वांटिटी। तो मेरे पास उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन ए इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। नहीं बी अपॉन, चेक करो ना, यहाँ पे चेक करो, ये मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी थी और बी नीचे वाला था, बी ऊपर आ रहा है, और ए ऊपर था तो ए नीचे आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन से ही बताता हूँ, ये वाले लिखी है ना आपने, इसके आगे एक और क्वेश्चन है उससे बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्ट ही करना सीख जाएंगे। कहते हैं इफ हाइट, लिख लो पहले आराम से, लिख लो। हो गया बेटा। कहता है इफ हाइट ऑफ राहुल increase in ratio 10:11, जो हाइट है वो 10 से 11 हो गई है, राइट, रेशो। व्हाट इज न्यू हाइट, उसकी नई जो नई वाली हाइट है वो कितनी होगी। तो बेसिकली इफ, अच्छा एक चीज बताना, इफ ओरिजिनल हाइट इज 160 सेंटीमीटर, अगर ओरिजिनल हाइट कितनी है 160 सेंटीमीटर, तो देखो मेरे बच्चे ये यही तो कह रहा है कि भाई 160 जो हाइट है वो उसकी अभी की हाइट है, और उसकी जो हाइट है वो किस में कन्वर्ट, 10 से 11 में कन्वर्ट हो चुकी है ना, कि अगर 10 सेंटीमीटर थी अब वो 11 सेंटीमीटर हो गई है। वो जो 10 किसके कंपेयर में था, 160 के कंपेयर में, तो नई हाइट x हो जाएगी। चाहे तो आप ऐसे कर दो, हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, x ऊपर आ जाएगा और ये दोनों कन्वर्ट होकर इधर चले जाएंगे, यानी कि 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से और डिवाइड कर देंगे 10 से, है ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 16 को 11 से करेंगे तो 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। या तो अब ये कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि भाई अगर मुझे न्यू हाइट निकालनी है, न्यू हाइट इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, यानी कि 11/10 इंटू ओरिजिनल हाइट कितनी थी 160, मैं 160 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी देखो यही बन रहा है ना, 0 से 0 कट गया, आ गया 176 सेंटीमीटर। गॉट इट। चाहे आप फॉर्मूला यूज कर लो या फिर लॉजिक लगा दो, दोनों ही आंसर से आ सके, दोनों। बात समझ में आया बेटा निशिका? ठीक है, लिखो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं।
हो जाता है, मुझे बता देना। क्या बेटा? हम्म। हम्म। फीट, 1 फीट में देख लो कितने सेंटीमीटर होते हैं, कुछ पॉइंट्स में होते हैं सेंटीमीटर, तो उसी के हिसाब से चेंज कर। नहीं नहीं, 12 इंचेस होते हैं बेटा। 1 फीट, 1 फीट, 1 फीट में, 1 फीट में देख लो, 1 इंच में देख लो, दोनों में चेक कर सकते हो। 1 फीट इन सेंटीमीटर, तो 1 फीट में 30.48। हाँ, 1 इंच में 2.54 होते हैं, और 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए इसका वैसे करते नहीं है, फीट में कन्वर्ट किया नहीं जाता है ना, फीट का सेंटीमीटर में, क्योंकि ये अदर उसमें चला जाता है ना। तो फीट मैक्सिमम आपको मिलेगा इंचेस में मिलेगा, कि फीट को इंचेस में चेंज करो, ठीक है। ओके ओके, कोई नहीं। तो बस कुछ नहीं, देखो हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे फिर कोई भी कर सकते हो। अगर मुझे 1 फीट में कितने इंचेस पता लग गए, बस ठीक है ना। अब देखो एक होता है सिंपलेस्ट, ये सिंप्लीफाई करेगा, सिंप्लीफाई द रेशो, कहेगा कि 1/3 है, रेशो 1/8, रेशो 1/6। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कहेंगे, तो कैसे करोगे सिंप्लीफाई भाई? इसको सिंप्लीफाई मतलब रेशो होता है ना, 2/2, रेशो 3, रेशो 5, इस तरह से लिखा होना चाहिए। तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? तो अभी तक जो जनरल हम क्या करते हैं कि नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, फिर नीचे वालों को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, पर ऐसा नहीं करना। आप लोगों को ऐसा नहीं करना, इसमें टाइम बहुत लगता है। आपको क्या करना है कि जैसे इसका न्यूमरेटर निकालना है, तो आप क्या करो, इसका न्यूमरेटर बाकी दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो। कितना देगा? 8 से 48, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? फिर इस, हाँ, तो इस वाले का न्यूमरेटर लेंगे, बाकी दोनों डिनोमिनेटर, यानी कि ये लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 8 दिया, 6 दिया, 18, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हम लेंगे इसको, तो कितना आएगा? 8 या 24। अब देखो सेम टेबल पे कट रहे हैं क्या? 6 के टेबल पे कट जाएंगे, है ना। 6 6 8 48, है ना, और 6 3 18, और 6 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आई? अब मैं अगर आपको दो कि चलो ये निकालो, 2/3 रेशो 5/7 रेशो 3/4, चलो इनका रेशो निकालो जल्दी से। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो बेटा फोन में। हाँ, यूज करो, इतना टाइम मत लगाओ। प्लस से चल जाते हैं। वाह, मतलब दोबारा सॉरी। हाँ, अगर सेम टेबल में कटते हैं तो हमें काटना पड़ेगा। हाँ, फिर ऐसे ही रखेंगे। हाँ बेटा, आप बता रहे कितना गलत है आपका आंसर। देखो मैंने क्या बताया, इनको मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ शायद देखते हैं। तो आपने इन दोनों को तो कर दिया, पर उसको 2 से तो मल्टीप्लाई ही नहीं किया।
आपने किया, यहाँ पे भी किया है ना, तो कितना आ जाएगा? 7 चौका 28 दूनी 56, 56। ठीक है, रेशो तो कितना आ जाएगा? 5 या 15 चौके 60, 60 है ना, और 7 के 21 दिया 63, ये आ रहा है। क्या ये सेम टेबल पे किसी पे कट रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये बोलते हैं सिंप्लीफाई करना है इसको बस। ठीक, पहले पता है आप लोगों ने कैसे सीखा होगा? बेसिकली ये सीखा होगा, पहले इन तीनों का एलसीएम लो, 3, 7 और 4, पहले इनका एलसीएम लो, फिर एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर तीनों का सेम कर दो, फिर नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना टाइम जाता है, तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, अगर थके ना हो तो वो भी करवा दूं, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो। तो प्रॉपर्टीज कैसी? सबसे पहले कहता है भाई इनवर्स रेशियो। बहुत ही सिंपल सी भाषा में बताऊं, इनवर्स रेशियो जिन भी दो रेशियोज को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, जिन भी दो रेशियोज को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। बात समझ में आई? जैसे मान लो मेरे पास है 3/4 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 1 आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, और इसका मतलब बेसिकली अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो वो उसका इनवर्स ही होगा। तो कह सकते हैं A/B इज द इनवर्स रेशियो ऑफ B/A एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आई कि A/B जो है वो B/A का इनवर्स है, और B/A जो है वो A/B का इनवर्स है। ठीक, आगे बढ़े। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कंपाउंड रेशियो। क्या होता है? कंपाउंडेड रेशियो, या कंपाउंड लिख देते हैं बस। कंपाउंड रेशियो, देखो अगर कंपाउंड रेशियो की बात करूं तो जैसे मेरे पास है A/B एंड C/D, राइट। तो A/B को मैं कैसे लिखता हूं? A/B और इनटू में C/D कर दूं, तो ये कहलाता है कंपाउंड रेशियो। मतलब इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें आपस में, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, यानी कि AC/BD, तो इसको लिख सकते हैं AC/BD जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। बात समझे? तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म को या एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड रेशियो। बात समझ में आई? चलो इस पे क्वेश्चन देता हूँ, जरा मेरे को करके दिखाना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द compounded of 2/3, 9/4, 5/6 एंड 8/10, इनको कंपाउंड करना है। 2/3, 9/4, 5/6 एंड 8/10। तो आंसर बताओ कितना आएगा?
परफेक्ट परफेक्ट। हम्म। ठीक है ठीक है। अपना आया बेटा? नहीं आया? ऐसे लिखो नहीं सही वाले, ऐसे लिखो ऐसे। ठीक है आ गया, कितना आ रहा है? देखो सबसे पहले हमने इनको ऐसे लिख दिया है ना। अब देखो ना बेटा, ये टू पे कट गया, ये टू पे कट गया, और ये थ्री पे कट गया, ये वाला पार्ट खत्म। थ्री टू ज़ा सिक्स होता है, और फाइव टू ज़ा टेन होता है ना। टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट से एट कट जाएगा, एट कट गया। ऊपर और नीचे सारे खत्म, तो कितना आ गया? 1:1, इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है। अब समझ में आया? ठीक है भाई, अपना रहीम समझ में आया बेटा? परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, थर्ड नंबर, अभी मैंने क्या किया था, ए रेशो बी को कंपाउंड किया था सी रेशो डी से, है ना। तो मेरे पास क्या आया था? ए सी रेशो बी डी, यही आया था। अगर मैं ए रेशो बी को ए रेशो बी से ही कंपाउंड कर देता तो मेरे पास क्या आता? ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, है ना। तो जब भी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि सेम रेशो को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उसी से कंपाउंड कर रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, और डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी। अगर इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ए क्यूब रेशो बी क्यूब हो जाता, तो इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशो स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये कहलाता है सब डुप्लीकेट। क्या कहलाता है? सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी। ठीक है, और अगर हम इसका क्यूब रूट कर देंगे तो शायद आप लोग समझ ही गए हो कि क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी। गॉट इट? ये वाली बात समझ में आई? चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले ये लिख लो आराम से, लिख लो। क्वेश्चन करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बस ध्यान से पढ़ना होगा तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। कहता है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, comma the duplicate of 3:4, comma the triplicate of 2:3 and 9:7 is। निकालो, कैसे निकालोगे? भाई फर्स्ट तो आपके पास आ गया 4/9, फिर कह रहे डुप्लीकेट ऑफ 3:4। डुप्लीकेट का मतलब 3 का कितना हो जाएगा? 9, और 4 का हो जाएगा 16। परफेक्ट। और फिर कह रहे ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/8। 2 का ट्रिप्लीकेट कितना हो जाएगा? 8/27। और फिर लास्ट में 9/7 ही है, उसका ट्रिप्लीकेट नहीं करना, उसका ट्रिप्लीकेट नहीं करना है, सिर्फ ट्रिप्लीकेट इसी का कितना आ जाएगा? 9/7। हाँ, तो इन सबको काट दो,
2/21। हाँ बिल्कुल ठीक, यही है उसका आंसर। परफेक्ट परफेक्ट। 7 तो कितना आ रहा है? 2/21, यानी कि 2:21 इसका आंसर। गॉट इट? अदनान समझ में आया बेटा? रहीम हो गया? ओके। हाँ, इसका आंसर यहाँ पे है, कहते हैं द रेशो कंपाउंड ऑफ। अब देखो कंपाउंड ऑफ इसका, कॉमा इसका, कॉमा इसका, और वो एंड में ना ये अलग रेशो दे रहा है। एंड में वो एक अलग रेशो दे रहा है। समझ आई बात? ठीक है ना? नहीं तो ये क्वेश्चन पढ़ने, हाँ ये हाँ एंड से अलग क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा लगता है कि ट्रिप्लीकेट हमें इसका भी करना है 9/7 का, पर 9/7 का नहीं करना, क्योंकि वो ना रेशो वो कॉमा से और एंड से अलग कर रहा है, स्टेटमेंट से अलग कर रहा है, इस वजह से। ठीक है ना? ये भी हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे होता है बेटा कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है 3/4, क्या लिखा है? 3/4। क्या ये दोनों इंटीजर हैं? क्या ये दोनों नंबर इंटीजर हैं? इंटीजर बेसिकली क्या होता है? 1 2 3 4 माइनस में या प्लस में जो भी काउंटिंग होती है वो क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अब 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं? एक भी इंटीजर नहीं होता। इंटीजर में 1 के बाद 2 ही आता है। ठीक है ना? तो जब भी कोई भी रेशो इंटीजर की फॉर्म में लिखा होगा तो इसको बोलते हैं कमेंसरेबल रेशो। क्या बोलते हैं? कमेंसरेबल कमेंसरेबल रेशो। ठीक है? और अगर ये इंटीजर्स के अलावा कुछ भी गिवन है, मान लो आपके पास होता 3.1 रेशो 5.2, ठीक है, 5/2, या फिर √3/5। तो इस तरह का कुछ भी लिखा होता तो इसको बोलते हैं इनकमेंसरेबल। इनकमेंसरेबल रेशो। बात समझ में आई? कमेंसरेबल क्या होता है और इनकमेंसरेबल? इंटीजर्स ये मैं आपको और बड़ी ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, बस इंटीजर में समझो 1 के बाद सीधा 2 आता है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता। और इंटीजर जो है -∞ से स्टार्ट होते हैं और +∞ तक जाते हैं। ठीक है ना? मैं आपको और इसके बारे में और बता दूंगा क्या इंटीजर्स अभी बताऊंगा सेट्स में। जब हम सेट्स पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो वहाँ पर रियल नंबर के बारे में पूरी कहानी सीखेंगे कि रियल नंबर के अंदर क्या कहते हैं, इंटीजर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें तब जाके समझेंगे आराम से। ठीक है? तो ये वाली बात समझाई, कमेंसरेबल क्या होगा, इनकमेंसरेबल क्या होगा। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे होता है, एक होती है कॉन्टिन्यूड रेशो। क्या होती है? कॉन्टिन्यूड रेशो। अब ये कॉन्टिन्यूड रेशो क्या होती है मेरे बच्चों? कहते हैं कि मान लो जैसे 3/5/7 लिखा हुआ है, तो जब 2 से ज़्यादा रेशोज आ जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड रेशो। बात समझ में आई? अब कभी कभी क्या होता है कि आपको तो देगा कि भाई A/B जो है वो 5/3 है, एंड B/C जो है वो है 7/8। तो आपको फाइंड करना है A/B/C, तो क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? B को इक्वल करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? B को इक्वल करना पड़ेगा। तो जो अभी तक ट्रेडिशनल आपने सीखा होगा वो होगा A/B, आपके पास कितना हो गया? 5/3, और B/C जो हो गया 7/8। ठीक है? अब आप क्या करोगे कि भाई हम क्या करते हैं, इस वाले को, क्योंकि B को सेव करना है ना, तो इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई 7×5 = 35, और ये 7×1 ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21/24, ये आ गया। तो यानी कि A/B/C जो आ जाएगा वो हो जाएगा 35/21/24, ये आ जाएगा।
है ना। बट इसका एक और मेथड होता है, क्या होता है कि अगर आपको a अपॉन बी और b के नीचे b ही लिख दो, b अपॉन सी कर दो, इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो ये b ही एज इट इज लिख दो, इसके पीछे कुछ नहीं है तो b ही एज इट इज लिख दो, जो भी है वही लिखना है। अगर मान लो यहाँ पे c होता तो c लिखते हैं यहाँ पे, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब जैसे ये है 5:3 और 7:8, मैंने क्या किया, a b और b के नीचे b लिख के c लिख दिया। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 3 ही लिख दूंगा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो ये 7 ही एज इट इज लिख दूंगा, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास जाएगा 5 3 35, 21:24 मेरे पास आंसर आ गया। अब कहोगे सर ये तो ये भी ज़्यादा इजी था, डायरेक्ट कैसे कर देते, पर जब 4 वाले आ जाते हैं, मान लो ये तो 3 वाले थे, ये भाई ए बी सी है और डी भी हो जाता, तब जाके मुश्किलात हो जाती। तो उसको कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास होता a:b, आपके पास होता 2:3 और b:c जो होता वो होता 4:7 और c:d जो होता वो होता 3:5। तो ऐसे में क्या करना है, a:b, b:c और c:d, मतलब b के नीचे b, c के नीचे c ऐसे लगाना है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा 2:3, 4:7 और 3:5। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आगे क्या आ जाते हैं, b और b ही आ जाते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो c आ जाता है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो b आ जाता है, और इस पे कितना आ जाता है, c:c ही आ जाता है। तो इस तरह से आगे बढ़ाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाता, 3:3, यहाँ पे आ जाता 7 और यहाँ पे आ जाता 4 और यहाँ पे आ जाता 3:3। गॉट इट। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 दिया 24, 24 आ गया, 3 दिया 9, 4 9 36, 36 आ गया, 7 पे 21 दिया 63, 63 आ गया, और 5 3 से 15, 15 7 सा 35, 105, 105। तो ये इसका आंसर हो जाता है। बात समझ में आई, डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, ये होता है कॉन्टिन्यूटी। गॉट इट। तो रेशो जो है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोर्शन करेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन भी इतना ही ईजी है, समझ में आया अभी तक सारा, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो। देखो सिंपल सी बात ये हमेशा याद रखना, अगर हमें कुछ सीखना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, पूछना। जितना हम पूछेंगे, जो चीज़ हमें नहीं आ रही बिल्कुल चिंता मत करना कि कौन क्या सोचेगा, उसको पता नहीं, वो बच्चे ऐसा सोचेंगे कि छोटी छोटी बातें पूछें, पर हमें तो नहीं आती ना, हमें पूछनी है। अगर मुझे सीखना है तो मुझे पूछना पड़ेगा ही, बात समझे। तो आपको छोटी से छोटी चीज़ भी आप लोगों को क्या करना है, पूछना है। जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, बात समझे, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट क्लास में आपको अभी क्या करनी है, 1.1a एक्सरसाइज 1a या सिर्फ ए ही लिखा होगा वो आपको पूरी करनी है, ठीक है। उसी में सारा रेशो का कॉन्सेप्ट है। तो रेशो के सारे क्वेश्चंस करते हैं, जो चीज़ ना है मेरे से पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यानी कि मैथ्स में परसों पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, इट्स ओके। अरे मतलब मंडे यार, परसों संडे है। ठीक है, ओके। आप दोनों को मैं वो भेजता हूँ यार, आप PDF में आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। दोनों को मेरे को पर नंबर ना आप या तो मैम को बता देना PDF भेजने के लिए, या आप मेरा नंबर लिख लो, मैं उस पर PDF भेज देता हूँ। 955, अदनान को भी बोल देना, मैं बोल देता हूँ 955790000। मेरे को हाई भेज दो, मैं भी भेज देता हूँ उनको PDF, ठीक है। अदनान, ये रहा वही सेकेंड चैप्टर।